आज का टॉपिक है वेलोसिटी डायग्राम फॉर इम्पल्स टरबाइन। ये टरबाइन की एक ब्लेड ली गई है। ब्लेड की मूवमेंट क्या है? ब्लेड की मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। और ये कैसे मूवमेंट होती है? स्टीम स्ट्राइक करती है तब ब्लेड की मूवमेंट होती है। तो स्टीम जो होती है वो जिस डायरेक्शन में इस ब्लेड पे स्ट्राइक करती है वो एक सर्टेन एंगल, एक एंगल फॉर्म करती है अपने हॉरिजेंटल से। तो उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? ब्लेड एंगल, जिसको यहाँ बीटा वन से दिखाया गया है। ये क्या है कि ये V1 जो है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और Vr1 जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। इस दोनों का पहले डिफरेंस ये है कि नोजल से आउटलेट और ब्लेड के इनलेट। तो नोजल के आउटलेट से जो डायरेक्शन होता है स्टीम का, वही डायरेक्शन को, उस डायरेक्शन में जो हम वेलोसिटी मिलती है उसको हम V1 कहते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं। और ब्लेड भी मूव करता है तो ब्लेड क्या है कि एक सर्टेन एंगल पे वो वेलोसिटी ब्लेड पे स्ट्राइक करती है, एक सर्टेन एंगल पे वो वेलोसिटी स्ट्राइक करती है ब्लेड पे, और वही एंगल जो होता है वो बीटा वन होता है। ठीक। ये तो इस पे जो हमको यहाँ पे वेलोसिटी मिलती है ये होती है Vr1। Vr1 को क्या करते हैं? हम मेजर नहीं कर सकते हैं। मेजर क्या है कि हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम को मेजर कर सकते हैं, यानी स्टीम जेट से, मतलब नोजल के जेट से जो वेलोसिटी आ रही है उसको हम मेजर कर सकते हैं और ब्लेड की वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे एक ट्रायंगल एक फॉर्म होता है। अगर ये देखिए एक एक ट्रायंगल फॉर्म होता है और ये अल्फा वन जो है, अल्फा वन इज द नोजल एंगल। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो ब्लेड से एंगल बनता है उसको नोजल एंगल बोलते हैं। इसको अल्फा वन से हम यहाँ पे डिनोट किए हैं। बीटा वन इज द ब्लेड एंगल। अगर ये एक वेक्टर, अगर इसको माना जाए V1 एक वेक्टर है, ये u वेलोसिटी का वेक्टर है, तो इस अगर ट्रायंगल में लिया जाए तो क्या हो जाएगा? V1 वेक्टर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ वेक्टर u प्लस वेक्टर Vr1। लिख सकते हैं वेक्टर V1 इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस Vr1। और यहाँ से हम Vr1 को डिटरमाइन कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। Vr1 इज इक्वल टू V1 माइनस U1 u। ठीक। और यहाँ पे बीटा वन ये क्या है? इनलेट, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है, इसको इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बोलते हैं। अब आउटलेट पे भी क्या होता है कि स्टीम क्या होती है कि Vr1 रिलेटिव वेलोसिटी से आती है, ग्लाइड्स ओवर द ब्लेड एंड आउटलेट फ्रॉम द ब्लेड। तो आउटलेट पे भी ये क्या है कि Vr2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट आउटलेट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, और जो हॉरिजेंटल से एंगल फॉर्म करता है ये क्या है? बीटा टू। ये अगर बीटा टू एंगल है तो ये भी एंगल कौन सा होगा? बीटा टू होगा। और वी टू क्या है? ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट आउटलेट। एम जो है मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम फ्लोइंग ओवर द ब्लेड। स्टीम का जो मास फ्लो रेट है उसको हम यहाँ पे एम कंसीडर किए हैं। अब आते हैं आउटलेट के केस में। तो आउटलेट के केस में आउटलेट पे क्या हो रहा है? ये एंगल, ये वेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो Vr2, यहाँ पे Vr2 की जो वैल्यू क्या होगी? V2, V2 माइनस वेक्टर V2 माइनस वेक्टर U। ये इस आउटलेट ट्रायंगल के लिए होगा। अब जो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है, इसमें क्या कॉमन है? U कॉमन है। यहाँ पे U है, ये U कॉमन है और यहाँ पे भी ये U है, यानी U कॉमन है। तो अगर कि द इनलेट एट आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम इज ट्रांसफॉर्म इनटू ए सिंगल डायग्राम में अगर इसको बनाया जाए तो इसको, इसी को कहते हैं वेलोसिटी डायग्राम। ये बनता है एनालिसिस के पर्पस से इसको बनाया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि ये देखिए ये U है जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है हमने, ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है। अब इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे? ये U हो गया। ठीक। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से एक यहाँ पे क्या था? यू से अल्फा वन एंगल पे V1 हमारा था, एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी। तो ये यू से अल्फा वन एंगल पे ये V1 लिया गया है। ठीक। और बीटा वन एंगल पे, ब्लेड एंगल पे क्या था? Vr1 था। तो ये बीटा वन एंगल, इस यू का डायरेक्शन ही है ना, ये बीटा वन एंगल पे ये Vr1 लिया गया है। ठीक। अब ये क्या है कि यू यहाँ पे भी है और ये क्या लिया गया है? यहाँ पे Vr2 लिया गया है, यानी Vr2 ये वैल्यू है रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। ये कितने एंगल पे है? बीटा टू एंगल पे है। तो ये यहाँ पे बीटा टू एंगल ये दिखाया गया है, ये Vr2 है। और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट है, ये किस पे? अल्फा टू एंगल पे है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट ये यू के दूसरे डायरेक्शन से है, ये यहाँ पे ये दिखाया गया। यही जो होता है ये वेलोसिटी ट्रायंगल होता है। अब कंपोनेंट ऑफ इनलेट स्टीम जो थी हमारी कौन सी थी? V1 थी, यानी V1 ये वाला जो कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट जो होता है इस V1 का जो कंपोनेंट है ये इसमें व्रिल
व्रिल कंपोनेंट ऑफ स्टीम कैसे आता है कि द इनलेट स्टीम इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द ब्लेड। यही जो कंपोनेंट होता है V1 का जो कंपोनेंट है, इनलेट वेलोसिटी का ही जो कंपोनेंट होता है, वो इस ब्लेड पे क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और उसी को हम कहते हैं व्रिल कंपोनेंट ऑफ स्टीम। व्रिल कंपोनेंट ऑफ स्टीम। और व्रिल कंपोनेंट क्या होता है, इस V1 को, अगर ये क्या है कि एक ये ट्रायंगल बन रहा है पूरा, ठीक, इस अगर ट्रायंगल में cos अल्फा 1 की हम वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय V1, ये होगा, यानी V1 cos अल्फा जो होगा यहाँ पे, V1 cos अल्फा इज द व्रिल कंपोनेंट एट इनलेट, ठीक। और V1 cos अल्फा जो होता है व्रिल कंपोनेंट, ये किसके इक्वल होता है, विल बी द फोर्स और मोमेंटम इन द ब्लेड मूविंग डायरेक्शन, ठीक। अगर आउटलेट पे हम यही बात करते हैं तो व्रिल कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, V2 cos अल्फा 2 होती है आउटलेट ट्रायंगल में। और जो नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लेड एंड इट इज कॉजिंग द ब्लेड टू मूव, ब्लेड पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जो ब्लेड की मूवमेंट करवा रहा है, वो क्या होता है, ब्रिल कंपोनेंट 1, ब्रिल कंपोनेंट 1 माइनस ब्रिल कंपोनेंट एट 2। अब यहाँ पे जो सेकंड है ब्रिल कंपोनेंट V1 cos अल्फा 2 है, V1 cos अल्फा 2, अगर इसमें V1 cos अल्फा 1 की अगर वैल्यू, ये अगर हम ये राइट एंगल अगर ट्रायंगल लेते हैं तो ये कंपोनेंट V1 है, ठीक। तो और ये एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा 1 बन रहा है, तो ये V1 का कंपोनेंट इस पे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, V1 cos अल्फा 1, यानी ये डिस्टेंस जो होगी वो V1 cos अल्फा 1 होगी, ठीक। और ये कौन सा एंगल है, यहाँ पे अल्फा 2 एक एंगल बन रहा है, अल्फा 2 एंगल बन रहा है, और यहाँ पे V2 है, तो अगर V2 का कंपोनेंट लिया जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V2 cos अल्फा 1 अल्फा 2 हो जाएगी, V2 cos अल्फा 2। अब क्या है कि V2 वाला जो वैल्यू है, व्रिल एट आउटलेट जो है, ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम मास फ्लो रेट से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी, इसकी फोर्स इंटू व्रिल कंपोनेंट। तो और V1 प्लस VW2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, V, यानी इसमें जो इस पूरे ब्लेड में टोटल व्रिल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, VW1 प्लस VW2 हो जाएगा। फ्रॉम वेलोसिटी डायग्राम, अब वेलोसिटी डायग्राम से ये डिस्टेंस जो थी हमारी, ये जो डिस्टेंस थी, इसको अगर बीटा के फॉर्म में लिखना चाहें, बीटा 1 ट्रायंगल ये है ना, बीटा 1 वाला ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक। हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये क्या था, V1 cos अल्फा 1 था, और ये V2 cos अल्फा 2 था, ये पूरी डिस्टेंस, ठीक, जिसको हम VW बोल रहे थे, ठीक। अब क्या है कि अगर बीटा 1 के फॉर्म में इसको लिखा जाए तो टेक्नोमेट्री का अगर ये ट्रायंगल ले लिया जाए तो टेक्नोमेट्री फॉर्मूले से ये क्या लिख सकते हैं, VR1 cos बीटा 1 लिख सकते हैं, VR1 cos बीटा 1 लिख सकते हैं। और ये कौन सी, ये क्या है, VR2 है, VR2 है, तो इसका कंपोनेंट अगर इस पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, VR2 cos बीटा 2 लिखा जा सकता है, यानी ये जो टोटल व्रिल कंपोनेंट है V1 cos अल्फा 1 प्लस V2 cos अल्फा 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, VR1 cos बीटा 1 प्लस VR2 cos बीटा 2 भी इसको लिखा जा सकता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है ये वेलोसिटी डायग्राम से ये भी हम लिख सकते हैं। अब पावर डेवलप्ड कितना होता है, पावर डेवलप्ड होता है फोर्स इनटू ब्लेड की जो वेलोसिटी थी, फोर्स यहाँ पे कितना डेवलप हो रहा है, मास फ्लो रेट इनटू VW टोटल व्हील जो है, इनटू यू ब्लेड की जो वेलोसिटी, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमको यहाँ पे पावर डेवलप्ड कितना होगा इस ब्लेड में, ये पता चल जाएगा, ठीक। और आउटपुट ऑफ द ब्लेड क्या है कि पावर ही जितना डेवलप हो रहा है यही हमारा आउटपुट ऑफ द ब्लेड है, ठीक। आउटपुट ऑफ द ब्लेड, और इसको हम किस में लिखते हैं, हमेशा किलोवाट में हम मेजर करते हैं, तो 1000 से अगर इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा जो पावर आउटपुट आएगा वो किस में आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा। अब होता है ब्लेड इफिशियंसी और डायग्राम इफिशियंसी, कहीं कहीं इसको ब्लेड इफिशियंसी भी बोलते हैं, कहीं कहीं डायग्राम इफिशियंसी भी बोलते हैं। तो ब्लेड efficiency is the ratio of power output to the energy supplied to the rotor, ठीक। एनर्जी सप्लाई टू द रोटर या व्हील पे जो हम यहाँ पे उसका जो रेशियो होता है उसी को हम ब्लेड इफिशियंसी या डायग्राम इफिशियंसी बोलते हैं। अच्छा, ब्लेड पे जो स्ट्राइक हो रहा था, ब्लेड पे जो स्टीम स्ट्राइक हो रहा था वो किसके फॉर्म में होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्ट्राइक होता है, यानी उस पे जो एनर्जी मिलती है वो कौन सी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। तो
ये हो जाता है ईटा बी इज इक्वल टू कितना, पावर डेवलप्ड डिवाइडेड बाई हाफ एम बी स्क्वायर, पावर डिवाइडेड बाई हाफ एम बी स्क्वायर वी। और किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था, एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 से स्ट्राइक कर रहा था। ठीक, अब पावर डेवलप्ड कितना है, मास फ्लो रेट इंटू वी डब्ल्यू इंटू यू डिवाइडेड बाई हाफ एम डॉट इंटू वी वन स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 वी डब्ल्यू यू डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वायर। ये हो जाती है हमारी ब्लेड इफिशियंसी। अब नेक्स्ट आता है, इसको हम बोलते हैं स्टेज इफिशियंसी। स्टेज क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन जो होता है, एक सेट ऑफ मतलब एक नोजल और एक ब्लेड, इसी के कॉम्बिनेशन को हम एक स्टेज बोलते हैं स्टीम टरबाइन के केस में। तो एक स्टेज क्या होता है कि एक सेट ऑफ नोजल हो गया और उसकी के आगे जो ब्लेड लगी रहती है उसको मिला के हम एक स्टेज बोलते हैं। तो स्टेज इफिशियंसी या इसको ग्रॉस इफिशियंसी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि स्टेज इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द ब्लेड टू द एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट ऑफ नोजल टू एग्जिट ऑफ नोजल। इनलेट ऑफ नोजल और एग्जिट ऑफ नोजल में क्या होता है, नोजल में हमारा एंथैल्पी ड्रॉप होता रहता है, एंथैल्पी ड्रॉप H2 माइनस H1, और ये किस में फॉर्म करता है, काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इसी से काइनेटिक एनर्जी हमारी आती है। ये नोजल के केस पे हमने पढ़ाया था। तो ये क्या होता है, पावर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाई जो यहाँ पे एंथैल्पी ड्रॉप होता है हमारे नोजल के केस में। अब अगर इसका एक और फॉर्म में इसको अगर हम लिख सकते हैं तो क्या, इसको हम हाफ एम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी हाफ एम बी स्क्वायर से, यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ये वैल्यू कितनी होती है, ब्लेड इफिशियंसी की इक्वल होती है। और अगर हम नोजल इफिशियंसी की बात करते हैं तो नोजल इफिशियंसी क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी हमको मिलती है ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप, सॉरी ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप एंड ड्यू टू इंथैल्पी ड्रॉप भी उसमें होता है, यानी m डॉट डी एच। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, नोजल इफिशियंसी हो जाती है। तो ग्रॉस इफिशियंसी या स्टेज इफिशियंसी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्लेड इफिशियंसी इनटू नोजल इफिशियंसी। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है कि स्टेज इफिशियंसी जो होती है वो क्या होती है, हमेशा ब्लेड इफिशियंसी से कम होती है, क्योंकि ब्लेड इफिशियंसी में एक और इफिशियंसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टेज इफिशियंसी जो होती है वो हमेशा ब्लेड इफिशियंसी से कम होती है।